सीटेट सीडीपी टेस्ट सीरीज क्लास 2 और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। इस क्वेश्चन पे थे हम कल लास्ट, यहां से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। जहां पर एक अच्छा टीचर, एक प्रभावी शिक्षक आप किसे मानेंगे? जिस कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या हैं, विभिन्नता रखते हैं या डाइवर्स हैं, अलग अलग तरह के बच्चे यदि एक क्लास में हैं, तो किस टीचर को आप अच्छा कहेंगे ये बता दीजिए। तो हम कहेंगे किस टीचर को, बताइए। पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम डेप्राइव्ड बैकग्राउंड्स, जो वंचित समूह के बच्चे हैं उनको जबरदस्ती धक्का दिया जाए कि नहीं तुम भी अच्छा करो, ये करो वो करो, ये बात गलत हो जाएगी। फोकस ऑन देयर, देखो बच्चे की जो स्पीड होती है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो उसकी सामाजिक सांस्कृतिक समझ है, उसको आप यूज करते हैं, ना कि बजाय कि उसको जबरदस्ती वहां पहुंचाने के या उसको वो नीचा दिखाने के जो उसके पास नहीं है या जो भी एक डेप्रिवेशन है। फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, ये बात बिल्कुल सही है कि आपके पास जो सांस्कृतिक नॉलेज है, ज्ञान है उस बच्चे के विषय में, उस बच्चे की संस्कृति के विषय में, उसको आप यूज करेंगे एग्जांपल्स में या मे बी जिस भी तरीके से पॉसिबल होगा आप उसकी प्रीवियस नॉलेज पे, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उसके ऊपर नए ज्ञान को जमाने की कोशिश करेंगे, यानी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करेंगे। आप पास्ट नॉलेज को, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ेंगे, न्यू नॉलेज से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बात इग्नोर नहीं कर सकते। कल्चर यानी संस्कृति और समाज बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, उसकी लर्निंग को प्रभावित करता है, तो कल्चर और सोसाइटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ग्रुप बना दें जहां पे सिर्फ एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप 12 लाख साल के कमाते हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया, कुछ हैं जिनके 3 कमाते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, कुछ हैं जो सिर्फ 1.5 या 2 में हैं। ऐसी हरकतें आप नहीं करेंगे। बच्चे सीखने आ रहे हैं विभिन्नता के साथ, यहां वो ये दिखाने नहीं आ रहे कि वो कितने बड़े परिवार से या कितने छोटे परिवार से आते हैं। ठीक हो गई बात, छोटे और बड़े का कोई पॉइंट नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ मनी यहां बात हो रही है। देखिए एक बार, 7th क्वेश्चन है चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से वो क्या है, डिसएडवांटेज्ड है, यानी वंचित हैं। मतलब एक ऐसे समाज और ऐसी संस्कृति से, एक ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहां हो सकता है उनको एक पेंसिल भी ठीक से अवेलेबल ना हुई हो, यानी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और सामाजिक स्थिति में भी वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते। तो ऐसे बच्चों को आप कैसा एनवायरनमेंट देंगे या ऐसे बच्चों को कैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट की जरूरत होगी ये बताइए। पहला ऑप्शन है टीचर्स देम गुड बिहेवियर, एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जो उनको अच्छा व्यवहार सिखाता हो, या फिर वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, ऐसा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। या फिर डिस्करेजेस द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे कैन लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, उनकी भाषा के यूज को आप मना करेंगे कि भाई इसे यूज मत करो, बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो अच्छा ही होता है। कैटेगराइजेस चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, आप कभी भी लेबल और कैटेगराइज नहीं करते, उनकी क्षमताओं के बेसिस पे उनमें लेबल्स ठप्पे नहीं लगाते। ठीक, तो आप ऐसे बच्चे को एक अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे दे सकते हैं, उसके कल्चर, जिस संस्कृति जिस समाज से वो आता है, उसकी जो भाषा है, उसका जो कल्चर है, उसको महत्व दे करके आप क्या कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बच्चे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो ऐसे माहौल में उसको अच्छा लगेगा जहां उसकी संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व दिया जाए, उसको एक्सेप्टेड फील कराया जाए, उसको स्वीकार्य फील कराया जाए। ऐसा नहीं है कि उसको कोई एलियन जैसा फील करा देंगे आप, है ना। गुड बिहेवियर सिखाना मतलब आपको क्या लग रहा है, अगर वो ऐसे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड परिवार से हैं, वंचित समूह से हैं, तो उनको अच्छा व्यवहार आता ही नहीं होगा, ये आपको किसने कहा। ठीक बात, तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही सही बचता है। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर, मतलब एक प्रारंभिक कक्षा यानी प्राइमरी क्लासरूम में, शुरुआती कक्षा में बच्चे के जो अनुभव वो लेकर के आया है अपने साथ, उनको डिनाई कर देना चाहिए, नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, इग्नोर कर दो, या बिल्ड ऑन, उनके अनुभवों पे नए अनुभव या नई नॉलेज को बिल्ड करो। अगर मैं बात करूं तो आप बिल्ड ऑन करेंगे, बच्चे के जो पूर्व अनुभव हैं उन्हें शामिल करेंगे और उनके ऊपर, भाई नींव पहले आप बनाते हैं ना, जो नींव पहले से बनी हुई है उसके ऊपर दीवार बनाओगे ना, या पहले नींव को उखाड़ोगे और फिर दीवार बना दोगे बिना नींव के। तो जो बच्चा लेकर के आया है उसके ऊपर आप बिल्ड ऑन करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट को उसकी नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हुए चले जाते हैं। जो उसके अनुभव पहले से वो लेकर के आया है उसको कनेक्ट करेंगे उसकी प्रीवियस नॉलेज से। ठीक हो गई बात, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब। देखिए एक बार, कब सीखेंगे प्रभावी रूप से। डी कह रहे हैं कई लोग,
चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे तब प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब द टीचर फुल्ली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, यानी जब शिक्षक पूरे तरीके से सारी क्लास की एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखे। दे मेमोराइज फैक्ट्स, जब वो फैक्ट्स को, तथ्यों को रटने लगे। या फिर सी ऑप्शन, दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर, सिर्फ कॉपी कर लें ब्लैक बोर्ड से आंसर्स जो लिखे हुए हों टीचर के द्वारा। या फिर डी ऑप्शन, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क्स। सिंपल बात है, जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव है, जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है, जहां बच्चे के जितने ज्यादा सेंसेस एक्टिवेटेड हैं या एक्टिव हैं, उतना वो बेहतर सीखेगा। यानी जब बच्चे विभिन्न गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सबसे बेहतर सीखते हैं, क्योंकि वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बजाय कि टीचर उन्हें कंट्रोल करे, बजाय कि वो सिर्फ याद कर रहे हैं, रट्टे लगा रहे हैं। रोट लर्निंग को हम कभी भी महत्व नहीं देते। ठीक, तथ्यों को याद कर रहे हैं, शाम पट से उतार रहे हैं, इसमें दिमाग कहां लगा बच्चे का, बच्चा एक्टिव कहां है। ये तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गई। तो सबसे बेहतर प्रभावी ढंग से वो तब सीखेंगे जब डी ऑप्शन उनके सामने होगा। अ टीचर शुड, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मैक्सिमाइज कंपैरिजंस अमंगेस्ट स्टूडेंट्स, यानी तुलना को बढ़ावा दिया जाए। तुम उससे अच्छे हो, तुम इससे अच्छे हो, और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, हम देखते हैं। तो मैक्सिमाइज कंपैरिजंस अमंगेस्ट स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों में तुलना को हम बढ़ावा देते रहे हैं, ये एकदम वाहियात बात हो गई। प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, मतलब कुछ ही जो विशेष संस्कृतियों के बच्चे हैं, जो आपकी फेवरेट है संस्कृति, उनको आप आगे बढ़ा देंगे, ये फिर से गलत बात हो गई। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमंगेस्ट स्टूडेंट्स, इग्नोर नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ये गलत हो गई बात। कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन दी क्लासरूम, शुरुआत में एक लाइन में बोलती हूं और जो मुझे पसंद भी है ना, आप ये कम्युनिकेट करेंगे अपने हाव भाव, अपनी बातों से, अपने विचारों से, कि आप क्या हैं, सभी कल्चर्स की, सभी जो भी आइडियोलॉजी है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यह संप्रेषित करेंगे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं या करते हैं और महत्व देती हैं उनको सभी को, ठीक, ताकि सभी को एक्सेप्टेड फील हो, हर तरह के बच्चे को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटीज द स्टूडेंट्स, भाई जब टीचर्स क्या है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है कि बच्चे अच्छा करेंगे, पॉजिटिव बिलीफ है टीचर को बच्चों के ऊपर, तो इस बात से बच्चों को कैसा फील होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, यह पूछा है। एक बार बताने का कष्ट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग एनी एफर्ट, के बच्चों, अगर आपको बच्चे की क्षमता में भरोसा है कि ये है कि नहीं बेटा तुम कर लोगे, मेहनत करो, तो इसका मतलब ये थोड़ी बच्चा काम करना छोड़ देगा, बल्कि वो तो और ज्यादा ईगर बनेगा, उत्सुक और प्रेरित बनेगा मेहनत करने के लिए, आगे सीखने के लिए। बिकम डीमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड, ऐसा नहीं है, जब आप हतोत्साहित करते हैं बच्चे को तब ऐसा होगा। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ये कहना तो गलत होगा। हमने अभी कल परसों भी डिस्कस किया था कि टीचर की एक्सपेक्टेशन या विश्वास बच्चों के एबिलिटी में, क्षमता में बच्चों को प्रभावित करता है, उनकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। Which of the following statements denotes the relationship between development and learning correctly, यानी विकास और अधिगम के बीच के संबंध को कौन सा एक स्टेटमेंट सही रूप से दर्शाता है, ये बताइए। आप कह रहे हैं डी ऑप्शन, यानी जो रिलेशनशिप है किसके बीच का, डेवलपमेंट यानी विकास और अधिगम के बीच का, वो क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है, रिलेटेड नहीं है, ये कहना गलत होगा। लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, विकास हुआ हो ना हुआ हो आप बच्चे को सिखा सकते हैं, ये कहना गलत है। आप 2 साल के बच्चे को प्याजे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अभी वो विकसित नहीं हुआ उतना कि वो उस चीज को समझ पाए। ठीक, लर्निंग क्या है, लर्निंग प्रैक्टिस और एफर्ट से आती है, जो आप सीखते हैं। डेवलपमेंट कई बार कुछ नहीं करने की जरूरत, तब भी समय के साथ आता है ना। तो डेवलपमेंट में कई सारी चीजें समाहित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं दोनों ही। ठीक है आशीष श्रीवास्तव। फिर है रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा वाइगॉस्की कहेंगे कि लर्निंग तेजी से चलेगी, विकास हो जाएगा लर्निंग से, लेकिन यहां वाइगॉस्की की बात तो हुई नहीं है। फिर है डी ऑप्शन, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, यानी विकास और अधिगम दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और अंतः संबंधित भी हैं। यदि आप सीख रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो विकास भी होगा, और विकास हो रहा है तो लर्निंग भी तेजी से होगी, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, अंतः संबंधित हैं। The process by which children develop habits, skills, values, motives that make them responsible, productive members of society
इज कॉल्ड, यानी कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे की आदतें, उनके कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणा आदि विकसित होते हैं, जिससे वे समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन पाते हैं। बताइए एक बार। ए ऑप्शन सोशलाइजेशन, एग्जैक्टली। ये सीधी सीधी डेफिनेशन है किसकी? सामाजिकरण की। सामाजिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा एक्टिव मेंबर बनता है समाज का, बहुत सारी हैबिट्स को, स्किल्स को, बिलीफ्स को, वैल्यूज को, मोटिव्स को वो एक्वायर करता है समाज से, सीखता है समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून। आगे बढ़ेंगे। In a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक deprived group से आते हैं, यानी किसी वंचित समूह से आते हैं, चाहे वो हमेशा जो लोग मूव पे रहते हैं, जिनकी फैमिलीज इधर से उधर जाते रहते हैं, तो उनको भी ठीक से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती बच्चों को पढ़ने की। कुछ आर्थिक रूप से वंचित होते हैं, कुछ सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, समाज स्वीकार नहीं करता, कुछ बाकी तरीकों से वंचित होते हैं। तो किसी भी वे में यदि बच्चे क्या है, डेप्राइव्ड ग्रुप है, यानी वंचित समूह है, किसी भी कारणवश उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई हैं, उतने अवसर नहीं मिल पाए जितने नॉर्मल लोगों को मिलते हैं, तब आपको एक टीचर के रूप में क्या करना चाहिए, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है आस्क द चिल्ड्रन टू विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल। ऐसे बच्चों को कहोगे विद्यालय छोड़ दो, आपका काम है पढ़ाना, और आप एजुकेशन फॉर ऑल में विश्वास रखते हैं, यानी सभी को आप सिखा पाए, इसमें आप विश्वास करेंगे, अपने आप में चेंज करेंगे, ना कि बच्चे को कहेंगे कि भाग जाओ। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज। होगा क्या, इससे फिलॉसफी थोड़ी चल रही है, एक्टिविटी भी तो कुछ करोगे। लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट्स। ये एक और ज्यादा बुरा है कि आप कुछ एक्सपेक्ट ही ना करें या कम अपेक्षा रखें कि ठीक है ये तो बेचारे हैं। बेचारा सिंपैथी की जरूरत नहीं है, एम्पैथी की जरूरत है। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इंप्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। ऐसे बच्चे जो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो किसी वंचित समूह से आते हैं, आपको अपने अंदर देखना है कि आप अपने टीचिंग मेथड में और क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे बच्चे और बेहतर से सीख पाए। वो बच्चे जो किसी वंचित समूह से आते हैं, आप उनके कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके समाज, उनके अनुभवों से कैसे अपने मेथड में परिवर्तन लाएं, या कैसे उनके अनुभवों से, उनके समाज, उनकी संस्कृति से अपनी बात को जोड़ पाएं, ताकि वो कनेक्ट करके रियल लाइफ से जोड़ के समझ पाएं आपकी बात को जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। तो आप अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में परिवर्तन करते हैं। कभी भी बच्चे में चेंज लाने की बजाय आप पहले अपने मेथड में चेंज लाएंगे, बच्चे में चेंज आ जाएगा, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट बेहतर हो जाएगा, उसकी लर्निंग बेहतर हो जाएगी अगर आपने अपने मेथड्स में परिवर्तन किया है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी इनमें से कौन सा उदाहरण है किसका? सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, गॉड। एक तो है प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी प्रमुख, और दूसरा है गॉड। प्रमुख में परिवार आता है, सेकेंडरी में स्कूल और बाकी चीजें आएंगी। फटाफट से बताइए कौन कौन होंगे सेकेंडरी में। अब जहां आपको स्कूल दिख गया, स्कूल सिर्फ एक जगह है, सिंपल बात है, मीडिया भी है, लेकिन स्कूल और नेबरहुड को यहां फैमिली के साथ काउंट किया है। हमें कुछ नहीं सोचना, सिंपल आपका एक सीधा फंडा है, जहां स्कूल दिख जाए वो प्राइमरी नहीं होगा, और जहां फैमिली दिख जाए वो सेकेंडरी नहीं हो सकता। फैमिली प्राइमरी होती है, स्कूल सेकेंडरी होता है। अगर फैमिली के साथ स्कूल दिया है तो वो कॉम्बिनेशन ही गलत है, यानी ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की बात करेगा, तब ऐसा होगा। ठीक, तो ये तो प्राइमरी हो गया, फैमिली और नेबरहुड। फैमिली एंड मीडिया, पता नहीं, मीडिया तो सेकेंडरी है, फैमिली प्राइमरी है, तो दोनों सेकेंडरी पूछा है। ठीक, तो स्कूल एंड मीडिया इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, विद्यालय एवं मीडिया। ठीक हो गई बात, कोई समस्या परेशानी?